ठीक है, तो आज भी हम ईवीएस ही करवा देते हैं। रानी कुमारी, यस मैम। आप पहले आप जुड़ती थी ना? रानी जी आप जुड़ती थी ना पहले? यस मैम। फिर बीच में आप लोग लीव ले रही थी क्या? छुट्टी मनाने गई थी आप लोग? मैम काम था किसी का। इस पे फोकस कीजिए, बहुत लंबा टाइम नहीं देना है इसमें। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। आज भी हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए, अजगर कितने घंटे सोता है? अजगर कितने घंटे सोता है? 18 घंटे मैम। बिल्ली? 12 घंटे मैम। बिल्ली 12 घंटे? यस मैम। यस कौन आंसर दिए? हम मैम। सबसे कम सोने वाला एनिमल? गाय मैम। जिराफ। गाय। जिराफ जिराफ। जिराफ मैम जिराफ। कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे। अच्छा, कौन सा यस ऐसा मैम। एनिमल है जो भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं होता है? स्मॉथ। स्लोथ बियर मैम, स्लोथ बियर। स्लॉथ स्लॉथ। अच्छा, अच्छा, ये दिन में 18 घंटे तक सोता है ना? और इसके जीवन का काल जो होता है वह 30 वर्ष का होता है, और इन 3 वर्षों में यह मात्र 8 पेड़ ही चेंज करता है। 40 वर्ष होता है ना मैम? 40 ईयर ना मैम? 40 वर्ष होता है? यस मैम, 40 वर्ष बताए थे। अच्छा, हमको पता नहीं था। चलिए, आपको तो याद है। चलिए, हम लोग न्यू चैप्टर्स पढ़ते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ, सपेरे की कहानी। ठीक है, यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कहानी सपेरे की। सेकंड चैप्टर है हम लोगों का, मैं हूँ आर्यनाथ। देखिए, यहाँ पे एक शब्द होगा कालबेली। आप लोग का बुक आ गया है, आप लोग के पास बुक चला जाएगा। जो जो हम बोल रहे हैं लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में ही। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता है। जानते हो क्या? तो ये हम लोग का सपेरे की बात कही गई है यहाँ पे। सपेरा क्या क्या कर सकता है, मतलब सांप को कैसे अपनी बीन की धुन पर वह नचा सकता है। यह कला किसके पास होती है? सपेरे के पास होती है। नीचे देखिए एक लाइन दिया हुआ है, हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। ये लाइन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कालबेलिया किसे कहते हैं? तो जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं, या फिर सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हम लोग का। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला पैराग्राफ, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग को ये छोटा सा जो है नाग गुफा दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? देखिए ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को ही नाग गुफा कहते हैं। इसमें बहुत सा क्वेश्चंस बनता है। देखिए नाग गुफा में बोल रहा है कि ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो हम लोग का सांप वाला जो डिजाइन बना है, इस डिजाइन को ही नाग गुफा कहेंगे। और कहाँ कहाँ ये हम लोग का डिजाइन इस्तेमाल किया जाता है? तो सौराष्ट्र में, गुजरात में और हम लोग का दक्षिण भारत में इस तरह के डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, रंगोली बनाने में, कपड़ों में कढ़ाई बनाने में, या फिर दीवारों को सजाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन हम लोग को। देखिए शिक्षक संकेत में क्या दिया है कि किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों से जुड़ी अनुभवों पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। यानी कि हम पहले बच्चों को सांप से जुड़ी कहानियां बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, इसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, याद है दादाजी की एक स्टोरी?
एनसीईआरटी की जितनी बुक्स आप लोग पढ़ेंगे आपको लोग को उसमें स्टोरी ज्यादा नजर आएंगी। बोल रहा है कि मेरे दादा परदादा भी सपेरे थे, हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही, कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम आप लोग के लिए इतना नहीं पढ़ेंगे, आप लोग का ड्यूटी है, आप लोग को बुक का सब्जेक्ट है? हाँ कौन सा सब्जेक्ट है? ईवीएस है। अच्छा, ज्योति जी बोल रही हैं? हाँ मैडम। आप लेट से जुड़ी हैं। देखिए बुक में पिक्चर्स में देख के नहीं समझ में आ रहा है ईवीएस है। बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताएंगे, आप लोगों के पास बुक चला जाएगा, आप लोगों को पूरा स्टोरी एक एक शब्द एक एक लाइन पढ़ना है। कौन सा लाइन से कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कुछ नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट बताएंगे। आप लोग अपने से खुद से बुक आ जाएगा तो खुद से पढ़िएगा। ये एक स्टोरी दी गई है, सपेरों की स्टोरी दी गई है। तो देखिए सपेरों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे टिन के डिब्बे में लोगों के कई रोगों की दवा होती है, उनके पास दवाइयां भी बहुत सी होती है, औषधि जड़ी बूटियां होती है, जंगल से इकट्ठे करते हैं। तो ये उन्हीं के बारे में स्टोरी दी गई है, सपेरों के बारे में, ठीक है, स्टोरी दी गई है जो कि आप लोग को खुद से पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है हम बता रहे हैं, हर एक चीज पढ़ना है। लेकिन क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? ये ऐसे ही कुछ स्टोरीज दी गई हैं। अब हम क्या करें? देखिए आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटे उम्र में से ही मेरे साथ गांव गांव घूमा करते थे, उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। शिक्षक संकेत देखिए, अगर मुमकिन हो तो चित्र की सहायता से बच्चों को सांप से डसने वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। देखिए शिक्षक संकेत में ये जो बोल रहा है कि मुमकिन हो तो चित्र की सहायता से, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना इससे पहले कि हम लोग का प्राइमरी लेवल्स के जितने भी बच्चे हैं, जब तक बच्चे किशोरावस्था में नहीं जाते, एडोलेसेंस स्टेज में नहीं जाते हैं, बच्चों में जो है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला गुण नहीं आता है। क्या बोले थे कि बच्चों को कोशिश करना है कि पिक्चर्स बना के वो चीजों को दिखाकर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वो चीज को दिखाकर, या फिर हम उसका मॉडल दिखाएंगे, या फिर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि मुमकिन हो तो चित्र की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकलने के तरीके के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चों को वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर हम वर्बली बताएंगे तो बच्चे उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये भी नीचे दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। देखिए ये जो पिक्चर्स है ना, पिक्चर्स के जस्ट नीचे देखिए बीन पार्टी के बाजे मिला, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग बीच बीच में हमको थोड़ा रिस्पॉन्स भी दिया कीजिए। दिया हुआ है बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल, ठीक है। जो सपेरे होते हैं इनके पास ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दिख रहा है, बीन है, तुम्बा है, खजरी है, ढोल है। तो ढोल के अलावा, इसको छोड़कर ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सपेरों के पास जो ढोल होता है, उस ढोल को छोड़कर बीन है, तुम्बा है और खंजरी है, ये तीनों के तीनों किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये जो लेडी जो डांस कर रही है, इस डांस को, जिस मुद्रा में ये डांस कर रही है, इस डांस को हम लोग कालबेलिया नाच की एक मुद्रा कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए शिक्षक संकेत में दिया हुआ है कि इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है कि सांप और सपेरों के बीच क्या रिलेशन है और कैसे वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरह के और समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों को जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता है। यानी कि सपेरे जो होते हैं वो सांपों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार नहीं करते हैं, वो सांपों को मारते नहीं है, ये उनके जीवन यापन का एक साधन है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको पकड़कर उनके माध्यम से कुछ पैसे अर्न करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, तो चैप्टर पूरा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए, क्या तुम जानते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चार्ट से क्वेश्चन आता है हम लोग का। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं।
ठीक है। ये है क्या क्या है, नाग, करैट, दुबोइया और अफाई, ये 4 तरह के सांप ही जहरीले सांप होते हैं, बाकी उतने जहरीले नहीं होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है, खोखले जहर वाले दांतों से उसके व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। ठीक है, और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। तो अगर जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको अगर हमको सुरक्षित करना है, बचाना है, तो हमें जो दवाई देनी होगी उसको क्या कहेंगे, उसको सीरम कहेंगे। और यह सीरम किससे बनाई जाती है, तो सांप के जहर से ही यह सीरम बनाई जाती है। और केवल 4 प्रकार के सांप ही हमारे देश में जहरीले होते हैं, नाग, करैट, दुबोइया और अफाई। यह 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जिन चारों का पिक्चर्स भी हम लोग का दिया हुआ है। आगे देखिए, ये सब एक्टिविटी है। और कुछ नहीं है इसमें, इस चैप्टर्स में इतना जो हम आप लोग को जो अभी बताएं, ये सारे हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला ये चैप्टर है, चैप्टर 3, चखने से पचने तक, स्वाद ही स्वाद। यानी कि हम लोग जो भी भोजन अपने मुख के द्वारा पेट में जाता है हमारा, तो वह भोजन जो है कितने टाइम पर पचता है, उसका स्वाद कैसा होता है, इससे रिलेटेड ये हम लोग का कौन सा थीम के अंतर्गत आ जाएगा, बताइए तो आप लोग। 6 थीम था ना, भोजन, भोजन थीम के अंदर हम लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है, एक स्टोरी दी गई है, यहाँ पे एक फैमिली की कहानी दी गई है कि बच्ची के आंखों पर पट्टी बांधकर और उसको कुछ कुछ खाने के आइटम्स मुंह में दिए जा रहे हैं और वह उन चीजों को क्या कर रही है, पहचान रही है। ठीक है, कि क्या है हम लोग का, तीखा है या खट्टा है या क्या है, वह उन चीजों को पहचान रही है। आंख बंद करके स्वाद को पहचानो। इसमें ये जो शिक्षक संकेत है इसको देखिए, इसमें एक चीज हम लोग का इम्पोर्टेंट है, आंख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चे को खाने की चीजें एक ही तरीके से, जैसे कि पीस कर खिलाने से चीजें आसानी से पहचानी नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम किसी चीज को अगर बच्चे के मुंह में डालते हैं और किसी के मुंह में डालते हैं, तो वो चीजें जो हैं, वो चीजें क्या होती हैं, वो चीजें क्या होती हैं, हमें तुरंत, मान लीजिए हम गुड़ का टुकड़ा मुंह में डालते हैं तो हम पहचान लेंगे। ठीक है, हम एप्पल का टुकड़ा डालते हैं तो पहचान लेंगे, अगर हम करेले का टुकड़ा डालते हैं तो पहचान लेंगे। लेकिन उन्हीं चीजों को अगर पीस कर दिया जाए तो पीसे हुए चीजों खिलाने से चीजें जो है आसानी से पहचान में नहीं आती। तो बच्चों को अलग अलग खाने की चीजों के स्वाद बताएं और नए शब्द ढूंढने के लिए भी प्रोत्साहित करें, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग का एक क्वेश्चन आता है। इसमें तो 2 ही चीज होगा ना, मतलब एक इस तरह खाने से और एक पीस खाने से। एक पीस कर खाया होगा। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। ठीक है, अब वहां चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो, कुछ समय क्या कुछ स्वाद आया, सोचो ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बोल रहा है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है, क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं। हमारे जीभ पर दाने दाने होते हैं ना, जो हमारे स्वाद को बताते हैं, किसी साइड तीखा होता है, किसी साइड खट्टा, किसी साइड मीठा, किसी साइड नमकीन। तो ये हमारे जीभ के अलग अलग जो होते हैं स्वाद होते हैं। यहाँ पे सब कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, शिक्षक संकेत, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को पढ़ना नहीं है, आप लोग को सब टोटल पढ़ना है और एक एक लाइन पढ़ना है। ठीक है, हम आप लोगों को एक एक लाइन नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। शिक्षक संकेत में देखिए, मुमकिन है तो बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाए कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। छोटे बच्चों से पूछा जाएगा तो बच्चे नहीं बता पाएंगे कि किस हिस्से पर कौन सा स्वाद, खट्टा किस हिस्से पर, तीखा किस हिस्से पर। यह बच्चे जो है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे।
चर्चा करो। इधर देखिए, इधर शिक्षक संकेत में दिया हुआ है कि बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। वो चीजें जो कि वो देख नहीं सक रहे हैं, उन चीजों के प्रति उनका ज्ञान जो है, नॉलेज जो है अभी नहीं हो पाएगा। तो हमें बच्चों को जो चित्र बनाकर दिखा रहे हैं पाचन तंत्र, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम बच्चों को पाचन तंत्र के विषय में समझा रहे हैं या बता रहे हैं। हमको यहाँ पे क्यों वो पिक्चर्स को बना के दिखाया गया है, क्योंकि कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, बच्चों का क्या व्यू है, बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है, उनका चित्र बनाए, बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें। मतलब बच्चों को हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, यहाँ पे मोटिवेट करना है। बच्चे जो है इमेजिनेशन कर सके, बच्चे जो है अपने व्यू ऑफ पॉइंट रख सके, उनका उस टॉपिक पे क्या उनका सोच है वो बता सके। ये सब करने का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है सोचने पर मजबूर करना, या फिर बच्चों को क्रिएटिव बनाना। बच्चे जितने ज्यादा सोचेंगे, उनका माइंड उतना ज्यादा क्या करेगा, डेवलप होगा, उतने ज्यादा वो क्रिएटिव होंगे। इसीलिए बच्चों को क्या करना है, हमें काल्पनिक शक्ति से प्रोत्साहित करना है, उनके ज्ञान सृजन को मौका देना है। बच्चे जो है खुद से क्रिएट कर सके, कुछ भी नॉलेज जो है एक्वायर कर सके। इसलिए तो उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। दिल की बात, ये सब आप लोग घर से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भूख लगने पर किसका क्या एक्सप्रेशन रहता है, कैसे कौन फील करता है, इसके बारे में दिखाया गया है। बोल रही है, फर्स्ट लड़की बोल रही है कि भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। सेकंड बोल रहा है कि जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। तीसरा जो है वो बोल रहा है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। चौथी बोल रही कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। और डॉगी, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। तो हम लोगों को हर किसी का अलग अलग होता है भूख लगने पर, ठीक है। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। ये एक कहानी है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है, इस पे भी हम लोग को क्या करना होगा, इस पे दिया गया है, चर्चा करना होगा। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे शिक्षक संकेत में, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट रूप में नहीं है, ठीक है, कॉन्क्रीट रूप में नहीं है। मतलब हम बच्चों को वर्बली बताएंगे तो बच्चे इस चीज को नहीं समझेंगे कि वो कैसे बॉडी में जाकर बॉडी को एनर्जी दे रही है। बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाएंगे अभी इस स्टेज में। तो इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे यह संबंध समझ पाए कि ग्लूकोज कैसे बॉडी में जाता है और कैसे बॉडी को एनर्जी हम लोग का देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक तो पढ़ते हैं कहानी खिड़की वाले पेट की, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग के साइंटिस्ट हैं, कहानी पेट में झांका, ठीक है। ये देखिए एक साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट जो है, इस स्टोरी को पढ़िए आप लोग पूरा। दिया हुआ तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा है वह सन 1822 में 18 साल का था और वह तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमेट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है, ठीक है। पेट की चर्बी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया है, ठीक इस तरह जैसे कि एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी कि चमड़े की एक तरह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी, ठीक है। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमेट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया, ठीक है। सोच सकते हो कितना समय लगाया गया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल, इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। तो मार्टिन ने जो पेट का प्रयोग किया, इसमें कितना वर्ष लगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कितना वर्ष लगा, तो 9 वर्ष का हम लोग का समय लग गया, ठीक है।
इसके बाद बोल रहा है कि उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है, कैसे होती है। तो पेट में जो पाचक रस होता है उसका क्या नाम है, उस समय तक लोगों को, वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था। क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक ग्लास में निकाल लिया जाए तो खाने की कोई भी चीज डुबाकर उसमें रख दिया जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाती है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस को निकाल लिया और फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के फिश बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे तक रखा, ठीक है। और इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है तापमान, टेम्परेचर। तो लगभग हमारे पेट का टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है कि हमारे पेट के अंदर का टेम्परेचर कितना होगा, तो 30 डिग्री हम लोग का टेम्परेचर होता है। तो दोपहर में 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितने देर लगे इसकी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो आप लोग को ये चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कच्चा दूध पचने में लगा समय हमारे पेट के अंदर, और पेट का जो पाचक रस है उसको ग्लास में निकाल कर रखा गया और उसमें उस फूड को डाला गया, तो उसको पचने में कितना समय लगा। दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए कच्चा दूध है हमारे पेट में, उसको पचने में लग रहा है 2 घंटा 15 मिनट, और ग्लास के पाचक रस में जस्ट उसका डबल, ठीक है, 4 घंटे 45 मिनट। उबला हुआ दूध को 2 घंटा लग रहा है और ग्लास के पाचक रस में 4 घंटा 15 मिनट, ठीक है। मैडम ग्लास के पाचक रस में मतलब? ग्लास के पाचक रस में जो वो पेशेंट था जिसके पेट में छेद था, तो वो जो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सलीवा कहते हैं, जो लार्वा हम लोग का जो लिक्विड होता है, जो मुंह हम लोग जैसे ही फूड अपने मुंह में डालते हैं तो जिसमें हम लोग का भोजन जो है लिपट जाता है, चिकना हो जाता है। हमारे पेट से एक तरह का जूसी, हाँ मैडम, वो बाइल जूस। हाँ, वो जो है हमारे फूड को क्या करता है, पचाता है। ये दरवाजा बंद नहीं होगा, नहीं वो दरवाजा बंद हो जाएगा उसको। वो हमारे फूड को क्या करता है, पचाता है। तो उसको क्या किया गया, उसके पेट में तो ऑलरेडी छेद था, तो पाइप डालकर कुछ जूस को निकाल लिया गया ग्लास में, और उस ग्लास में उस फूड को डालकर पचाने की कोशिश की गई कि उसको ग्लास के जूस में उसको पचने में कितना टाइम लगता है, और जब हम लोग डायरेक्ट खाते हैं तो पेट में पचने में कितना टाइम लगता है। ये दोनों का हम लोग का टाइमिंग दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोल रहा है पूरी तरह से उबला अंडा हमारे पेट में उसको पचने में लगता है 3 घंटा 30 मिनट, और वही अगर हम लोग उसको बाहर ग्लास के पाचक रस में उसको पचाएंगे तो ये हम लोग का 8 घंटा समय लग जाता है। कम उबला अंडा को 3 घंटा लगता है और ग्लास के पाचक रस में उसको 6 घंटा 30 मिनट लग जाएगा। कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटा हमारे पेट में और ग्लास के पाचक रस में 4 घंटा 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट और ग्लास के पाचक रस में 4 घंटा। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है कि ग्लास के पाचक रस में अंडे को पचने में कितना लगता है, मैम, पेट में पचने में तो कितना ये लगता है? कच्चा अंडा फेटा हुआ और फिर ये कच्चा अंडा, ये क्या है? कच्चा अंडा क्या है? यहाँ अंडा एक फेटा हुआ और एक कच्चा अंडा। एक को हम लोग क्या की है, अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, उसका जो एग व्हाइट है वो येलो पार्ट है सब अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, वो हो गया। और एक केवल कच्चा अंडा, उसको मिक्स नहीं किया गया, बस ऐसे फोड़ के खा लिए। बस फोड़ के खा लिए। कितना जल्दी मैडम को कच्चा ही खाना चाहिए फिर। हाँ, कच्चा ज्यादा पचता है और ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। 1.5 घंटा में पच गया। ठीक है, चलिए तो इस चार्ट को आप लोग को याद करना पड़ेगा, कितना समय किसमें लग रहा है। इसके बाद देखिए, तो पेट में हम लोग का जो पाचक रस होता है उसको कहते हैं एसिड, अम्ल। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे सेकंड पैराग्राफ में दिया गया, उस पाचक रस को हम लोग एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और पेट में एसिडिटी हो, खासकर उस जब ठीक से खाना नहीं खाया हो तो हम लोग को क्या होती है, पेट में एसिडिटी हो जाती है।
तो समय समय पर हम लोग को जब फूड का टाइमिंग होता है, जैसे हम लोग का भोजन का जब टाइम हो जाता है और हम लोग फूड नहीं लेते हैं, तो वो जो एसिड निकलती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है ना। कहा जाता है ना कि डॉक्टर बोलता है कि सही टाइम पे खाइए, क्योंकि वो एसिड जो होता है वो हम लोग का जो अम्ल निकल रहा है वो उस समय फूड ढूंढता है उसको पचाने के लिए, तो उसको मिलता नहीं है, तो वो हम लोगों को क्या करता है, हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स को वो नुकसान पहुंचाता है। तो वो जो हमारे फूड को पचाता है वो एसिड यानी कि अम्ल कहलाता है। देखिए ये जो हम लोग अभी स्टोरी पढ़े, ये शिक्षक संकेत में क्या दिया हुआ है कि ये इस सच्ची कहानी में बच्चे मनोवैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट कैसे वर्क करते हैं। और ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी है, तो इस रियल स्टोरी पर उन्होंने कितना ज्यादा डेडिकेशन दिया, कितने ज्यादा टाइम तक उन्होंने काम किया। तो बच्चों से ये अपेक्षा नहीं की कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, बच्चे पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो इस चीज का थोड़ा बहुत बच्चों को नॉलेज ज्ञान हो जाएगा। पेट क्या होता है, आंतें क्या होती है, आंतें कैसे काम करती है, इन सब को पूरी तरह से वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनको नॉलेज हो जाएगा। तो हमें बच्चों को क्या है, शुरुआती दौर में थोड़े थोड़े नॉलेज देकर ही बच्चों को आगे की तरफ मूव करवाना है। सही खाना और सही सेहत, देखिए इसमें इस टॉपिक पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए थे। एक पिक्चर्स देखिए, एक पिक्चर्स में बच्चा एकदम कमजोर दुबला पतला दिख रहा है, और एक पिक्चर्स में बच्चा एकदम मोटा ताजा एकदम, मतलब क्या बोला जाएगा इसको, फैटी दिख रहा है, बॉडी में बहुत ज्यादा फैट दिख रहा है, गाल है चाहे पेट है हर जगह दिख रहा है ना। तो दिया हुआ है डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की, बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है। रश्मि 5 साल की है, 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती है, खेलने की ताकत भी नहीं होती है। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिले तो समझो आज बहुत मिल गया, यानी कि इसको जो प्रॉपर डाइट जो है, प्रॉपर बैलेंस जो है उसको मिलना चाहिए दिन भर में, वो इसको नहीं मिल पाता है। और यह जो 7 साल का है उम्र इसका, और उम्र से बड़ा दिखता है, बदन मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से भी काम नहीं कर पाता है, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, ठीक है, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक और बस यही भाता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, यह बता रहा है कि सही आहार या फिर सही भोजन हम लोगों के लिए कितना जरूरी होता है, ठीक है। एक को जिसको सही आहार सही भोजन नहीं मिल रहा है वो क्या है, अपनी उम्र से भी कम दिख रहा है, और एक जो है ऐसे फास्ट फूड खा रहा है, ऐसे भोजन का सेवन कर रहा है जो उसको उसके उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा बना रहा है, जिसके कारण उसके शरीर में फुर्ती नहीं है, जिसके कारण वह कोई भी काम सही से नहीं कर पाता, उसके पैरों में दर्द रहती है, ठीक है। और जब कम खाना मिलने की वजह से भी इसके शरीर में भी कमजोरी है, थकावट महसूस होती है, जिसकी वजह से यह कई कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती है। तो दोनों में हम लोग का बैलेंस डाइट को बताया गया है कि बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। सही खाना देखिए दिया हुआ है, डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन मापा और जांच भी की, दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। चर्चा करो पे आप लोग चर्चा कीजिएगा, पता करो। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए ये जो पिक्चर्स दिख रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो लेडी का पिक्चर्स दिख रहा है, देखिए बोल रहा है कि 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है, इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है और इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती, कई महीनों तक तो उसे काम भी नहीं मिलता है, फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां और जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है, ठीक है। इसी कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं, गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया। इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है कि एक तरफ तो काला हांडी, ठीक है, काला हांडी कहाँ है हम लोग का, देखिए जस्ट ऊपर में दिया हुआ है एरो लगा के, काला हांडी उड़ीसा के काला हांडी जिले, ठीक है।
तो देखिए क्या बोल रहा है, एक तरफ तो काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा की जाती है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है, और दूसरी तरफ काला हांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोमती में गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसे जगह लोग भूखमरी के शिकार क्यों है? ये पूरा का पूरा जो है स्टोरी जो है आप लोग को याद रखना होगा। काला हांडी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। काला हांडी में किसकी पैदावार ज्यादा होती है? तो चावल की पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, काला हांडी के लोग जो है भूखमरी के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादातर वहां पे गरीबी है, और जो हम लोग के जमींदार वर्ग जो होते हैं वह मजदूरों से मजदूरी करवाते हैं, और उसकी मजदूरी बहुत, उनको क्या होते हैं, बहुत ही कम कीमत उनकी मजदूरी की दी जाती है, जिसकी वजह से वह भुखमरी के शिकार होते हैं। और जब धान की खेती का सीजन नहीं रहता है तो वह क्या करते हैं, तो वह जंगलों में जाते हैं, जंगलों के कंद मूल चाहे जंगली चीजों को वह निकाल कर लाते हैं और वही चीजें खाते हैं। इस तरीके से वो अपना जीवन चलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? यस मैम। खाएं आम 12 महीने, ये पढ़िए चैप्टर 4। कितना है? देखिए यहाँ पे बच्चे अपने अपने टिफिन शेयर करते हुए दिख रहे हैं। पहला पिक्चर्स में दिख रहा है कि बच्चे बहुत खुश हैं अपने अपने टिफिन को देखकर। दूसरे में दिखा रहा है कि एक बच्ची का चेहरा जो है उतरा हुआ है। क्यों? देखिए क्या बात हो रही है कि नीतू लगता है कि तुम्हारा आलू तो खराब हो गया है। ठीक है, यहाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। यहाँ पे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा करना है। ठीक है, शिक्षक संकेत देखिए, खाना कब कब खराब होता है बच्चों के अनुभवों से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की जरूरत है। ठीक है, पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना है। देखिए पाठ में हम लोग ब्रेड का प्रयोग देखेंगे, कैसे ब्रेड को फंगस लग जाता है और ब्रेड को ये लोग उस पर चर्चा करते हैं। ये सब आप लोग अपने से घर में पढ़िएगा, ब्रेड वाला भी पढ़िएगा। शिक्षक संकेत सब जरूर पढ़िएगा। देखिए शिक्षक संकेत, अलग अलग खाली पैकेट पर लिखी जानकारी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पैकेट्स पर क्या क्या जानकारियां रहती है। हम लोग कोई भी फूड आइटम खरीदते हैं या फिर हम लोग कोई भी पैकेट वाला आइटम खरीदते हैं तो उस पैकेट पर क्या क्या लिखा रहता है। ठीक है, जैसे कि मूल्य लिखा रहेगा, वजन लिखा रहेगा, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। इन सब चीजों को बच्चों को नॉलेज देना चाहिए। तो क्या क्या उसमें नोट डाउन हम लोग रहता है, मूल्य रहेगा, वजन रहेगा, तारीख रहेगी। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरते, ब्रेड सूखी ना हो, कमरे में हवा हो, तालिका को चार्ट पर बनाए, कक्षा में लगाएं। मतलब हमको ब्लैक बोर्ड पे एक चार्ट बनाना है कि क्या क्या हम लोग को कोई भी फूड आइटम खरीदने से चाहे ब्रेड खरीदने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, ये सारी चीजें। ठीक है, खाना कैसे होता है खराब, इसको आप लोगों को खुद से पढ़ना है। ये देखिए ब्रेड का बदलाव, आपको इस चार्ट को पढ़ के बताना है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कैसा कैसा कंडीशन है ब्रेड का। चलिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इन चीजों को पढ़िए। देखिए जो चार्ट में है यहाँ से क्वेश्चन आता है, चीजें हैं और घरेलू उपाय कैसे हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। दूध को अगर हम लोग को फटने से बचाना है तो क्या करेंगे, एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रख देंगे। दूध को अगर हम लोग को सुरक्षित रखना है तो क्या करेंगे, कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में दूध को रख देंगे, गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे, दूध को उबालते हैं। मैचिंग कीजिए, दूध को क्या करेंगे, उबालेंगे। ठीक है, पका हुआ धनिया, पके हुए चावल को क्या करेंगे, पके हुए चावल को एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखेंगे तो हम लोग का वह पका हुआ चावल जो है सुरक्षित रहेगा। हरा धनिया को क्या करते हैं हम लोग, गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। प्याज और लहसुन को क्या करते हैं, खुले में नमी से बचा कर रखते हैं। हाँ ये चार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। वैसे कभी कभी ये मैचिंग वाला पूरा का पूरा दे देता है।
ठीक है, ये मैचिंग वाला पूरा का पूरा दे देता है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामरिडी तांडा। ठीक है, ये मामरिडी तांडा होता क्या है, इसको कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहते हैं आम पापड़। ठीक है, हम लोग अमावट खाते हैं, अमावट का नाम आप लोग सुने हो? हाँ मैडम। यस मैम। ये है आम पापड़। ठीक है, इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना पूरा प्रोसीजर आता है। जैसे कि आप लोग को हम ये वो स्लॉथ वाला बताए थे ना कि क्वेश्चन ऑप्शंस दे देगा, उसमें बोलेगा कि 1 2 3 सही है और 4 गलत है। उस टाइप का इसमें भी आता है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की स्टोरी से। देखिए दिया हुआ है कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के यात्रेपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टी में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उसके घर पर उसकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम में आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामरिडी तांडा यानी कि आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। देखिए आम पापड़ बनाने में कितने हफ्ते लगते हैं, तो 4 हफ्ते लगते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। तो अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो हम सब मिलकर मामरिडी तांडा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी ही हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, ठीक है, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आम पापड़ बनाने में किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है। तो चटाई की, कैजुरीना पेड़ के डंडे, ठीक है, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी, इस सब चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए सारी सामग्री को वो लोग लेकर आए। ये जो लग्गी के समान नहीं होता है डंडा, इसी को कहते हैं। देखिए अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडे से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। देख रहे हैं ना पिक्चर्स में कैसे चटाई बांधा हुआ दिखा रहा है, इस तरीके से चटाई बांधी। इसके बाद बोला हमने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गुद्दा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गुद्दे में आम के रेशे ना रहे। ठीक है, चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। ठीक है, बिल्कुल बराबर मात्रा में, जितना आम उतने गुड़ उतनी ही चीनी। तो चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गुद्दे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आम का गुद्दा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला और फिर पिछले दिन वाले आम की परत पर एक और परत जमा कर दी। इसी तरीके से कंटिन्यू करते 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 वह आम की जो है हम लोग का आम पापड़ जो है तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग को देखना है कि कितने समय लगे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है कि क्या क्या प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस की तरीके से यह बनाया गया, ये भी पूछता है। और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये न्यू चैप्टर्स, बीज 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 का यहाँ पे चैप्टर है। आप लोग ये पूरा स्टोरी यहाँ पे सब दिया हुआ है, जो सब पढ़िएगा एक एक करके, पूरा करके देखो। देखिए यहाँ पे एक बीज का दिखाया है कि साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? क्योंकि उसमें जो बेबी हम लोग का जो होता है ना, वो जो हम लोग जिसको क्या कहते हैं, बेबी प्लांट, जो किसी भी जैसे चने में होता है छोटा सा, उसको पानी में अगर सोख कर दिया जाए तो उसमें से वो निकलता है। लेकिन इसको अगर दर दिया जाए, दोनों अलग अलग हो जाते हैं,
तो वह चीज जो है उसका जो बेबी प्लांट जो अंदर में रहता है वह टूट के गिर जाता है, जिसकी वजह से दाल बनने के बाद ये न्यू प्लांट्स को अंकुरित नहीं कर पाएंगे या फिर जन्म नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब आप लोग पढ़िएगा, पता करो, चर्चा करो। चर्चा करो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, चर्चा करो पे आप लोग चर्चा कीजिएगा अपने से। शिक्षा संकेत देखिए, चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत है, हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब ये बच्चों से हम अगर ये सब क्वेश्चंस और उनके सामने रखेंगे तो बच्चों के मन में भी एक्साइटमेंट होगा कि इसका आंसर क्या होगा, आखिर बीज के अंदर क्या होता है कि वो एक नया बेबी प्लांट को जन्म देता है। ठीक है, तो बच्चों को हमें क्या करना है, ये सब चीजों के लिए प्रोत्साहित करना है। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है, हमको बच्चों को वैज्ञानिक नहीं बनाना है या फिर बहुत ज्यादा उसके विषय में नॉलेज नहीं देना है, बस छोटी छोटी चीजों पर उनमें एक्साइटमेंट हो, वह जानने की कोशिश करें, उनके दिमाग में जो नए नए प्रश्न बने ताकि बच्चे क्रिएटिव बने, इसके लिए बस। ठीक है, चलिए ये देखिए शिकारी पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का प्राय आता है। और इसमें ना एक और हम लोग आगे चैप्टर्स में एक और हम लोग पौधे के बारे में पढ़ेंगे, प्राय दोनों को मिक्स करके दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। शिकारी पौधा देखिए दिया हुआ, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग नेफेथीन्स कहते हैं, ये हम लोग का शिकारी पौधा है। नेफेथीन्स सबसे ज्यादा मशहूर है, ऐसे बहुत से हम लोग के शिकारी पौधे हैं जो एनिमल्स को पकड़ कर खाते हैं, लेकिन नेफेथीन्स जो है सबसे ज्यादा मशहूर है। यह पाया कहाँ जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, देखा, यह पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। आया समझ में? तो शिकारी पौधे का नाम क्या है बताइए तो जरा। निपेंथिस। पेंथिस। अच्छा बताइए तो, यह एक प्रकार का जो है सुगंध निकालता है या किसी प्रकार का एक साउंड निकालता है जिससे कीड़े मकोड़े जो है सुगंध। सुगंध निकालता है। और यह किस किस को खाता है, छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहा। मेढक चूहा, चूहे को भी पकड़ कर खाता है? नहीं, छोटे छोटे कीड़े खाता है मैम। छोटे छोटे कीड़े खाता है। यहाँ छोटे पे छोटे कीड़े। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे देखिए जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े, आप लोग कैसे बोले कि चूहे नहीं खाता है? चूहे भी होगा। दिया है ना चूहा। यस मैम। ये सब छोटा छोटा चीज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो नाम दिया है, जैसा दिया है बुक में भी वैसा ही रहेगा और चेंज कर देगा। चूहा दिया है, मेढक दिया है, कीड़े मकोड़े दिया है, ठीक है। मान लीजिए वहां पे दे दिया जाएगा आपका चूहा कि पक्षी का नाम दे दिया जाएगा कि यह पक्षियों को भी खा जाता है, लेकिन हम लोग का इसमें नाम नहीं है। चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़ों का नाम है, पक्षी का अगर नाम आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और पाया कौन कौन सा राज्य में जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत मेघालय, और भारत में। भारत के मेघालय में। भारत के मेघालय, मेघालय, भारत, मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और एक कौन सी जगह? इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और यहाँ से प्राय क्वेश्चन आता है। और मतलब आप लोग को अगर 1 मंथ का एग्जाम चलेगा तो उस 1 मंथ के एग्जाम में 15 क्वेश्चन सेट में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मैडम आप पढ़ा रही हैं ना तो समझ में आ रहा है, और अपने से अगर पढ़ेंगे ना हम लोग को नहीं समझ में आएगा, हमको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हम पूरा बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा बुक तो पढ़ना मैडम है। आप जो बोल रही है ना, आप जैसे पढ़ा रही है ना वो मेमोराइज हो जा रहा है। हाँ, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, नहीं तो फिर आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, फिर वो बुक रखा का रखा रह जाएगा। अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग सब, बुक जब पढ़िएगा तो हम कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट बोले हैं सबको आप लोग हाईलाइट कीजिएगा
कि हमको उस पर फोकस करना है, वही पढ़ना है। एग्जाम के टाइम पे वो ज्यादा हेल्प करता है। एग्जाम के टाइम पे पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं ना मिलेगा। एक मिनट मनीष, हेलो, हाँ सर बोलिए। इंग्लिश वाला सेट, इंग्लिश वाला हम उसको फोन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। बोला कि आपको और चाहिए होगा तो हमको फोन कीजिएगा। कितना है? हाँ हाँ, आप मत लीजिए वहां से, ठीक है, हम यहाँ से ऑर्डर दे देते हैं, वो और सेट हमको ला देगा। अभी देखिए कितना सारा फ्रेश बुक किया है, इधर सब नया नया बुक किया है। और 40 रुपये हमको बोला है, 40 में दे। देखिए अगर हिंदी वाला 40 से ज्यादा दे रहा है तो फिर क्या फायदा वहां से लेने का। बोल रहे हैं कि हिंदी वाला अगर 40 रुपये से ज्यादा का रेट है, अगर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना लेने का फिर। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। निधि जी म्यूट है। कैसे म्यूट हुआ? आपके तो किए, हम नहीं किए म्यूट। करके गए थे? नहीं करके गए थे, सबका फोन आया। नहीं आप करके गए थे? निधि जी, यस मैम। हाँ बोल रहे हैं कि आपको भी ईमेज का बुक चाहिए क्या? यस मैम। आप कॉलेज से ले लेंगी? आप कॉलेज से ले लेंगी निधि जी? यस मैम। क्या मेरा साउंड बहुत लेट से जा रहा है क्या? नहीं तो आपको भी तो इंग्लिश वर्जन, आपको भी तो इंग्लिश वर्जन ही चाहिए ना? यस मैम। अच्छा, क्योंकि हमको फिर ऑर्डर देना होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इतना ही पूछना था। तो कौन कौन से राज्य में हम लोग का कौन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हम लोग का ये शिकारी पौधा है? मैम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया, भारत में भारत के मेघालय मेघालय। में। भारत के मेघालय राज्य में। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको याद रखिएगा। अभी देखिए घुमक्कड़ बीज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमारे जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, हम लोग रहते हैं किसी अदर एरिया में, कहीं दूसरी जगह भी वो बीज पाए जाते हैं। पेड़ तो चलते नहीं है, मूव तो करते नहीं है, तो ये सीड इस जगह से उस जगह कैसे चले जाते हैं, ये कैसे घूमते हैं, इसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और इसके बगल में भी एक चित्र दिया हुआ है। शायद हम लोग देखे हैं इसको, देखे हैं, छोटा छोटा सा होता है, कांटे जैसा होता है, कपड़ों में भी, एनिमल्स के फर में यस चिपक मैम। जाता है। इस पे अभी हम लोग एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए बोल रहा है चित्र 2 को ध्यान से देखो, ये वाला चित्र 2 नंबर जिसमें डॉगी है। बोला यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता है, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। ठीक है ना? मुफ्त में सैर, कैसे मुफ्त में सैर कर रहा है? हमारे कपड़ों में या जानवरों की खाल में फंस गया। तो इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या नया आइडिया आया? देखिए लिखा है, पढ़ो, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? कहाँ आया ये आइडिया? यहां से क्वेश्चन बनता है कि वेलक्रो का आइडिया, वेलक्रो मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? 3 इडियट्स नहीं। मूवी देखे हैं, 3 इडियट्स जी मूवी मैम। देखे हैं, उसमें वायरस जो है अपने शर्ट में क्या लगाता है? वेलक्रो लगाता है। बैज। हाँ मैम। हम लोग बैज। का बैग जो होता है, बैग में वेलक्रो लगा होता है। जो किट्टो होता है बॉयज का, उसमें वेलक्रो लगा होता है सैंडल में। यहाँ पे आपको नानी एक किट्टो, बैज। किट्टो का बैच नहीं ज्योति जी, किट्टो का पिक्चर दिया हुआ है। देखिए किट्टो जब हम लोग उसको चिपकाते हैं तो चढ़ चढ़ की आवाज नहीं आती है? यस मैम, यस मैम।
यस मैम। ये वेलक्रो, इसका ये एक साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया, उसी के विषय में स्टोरी दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी आया ज्योति जी समझ में? हाँ मैडम। तो ये वेलक्रो का आइडिया कहाँ से आया? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, देखिए घटना दिया हुआ है, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट और एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है कि यह घटना 1948 की है। ठीक है, एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल, वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, उन्होंने पाया कि इन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे क्या थे? हुक बने हुए थे। उनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए हैं। ठीक है, तो वो बीज में जो छोटे छोटे हुक टाइप के बने थे, जिसकी मदद से वह कुत्ते के फर पे या फिर उस यहाँ पे मेस्ट्रल साहब के कपड़े में अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने की? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वेलक्रो का आइडिया कहाँ से आया? स्विट्जरलैंड से आया। इसका आविष्कार कब हुआ? 1948 में इसका आविष्कार हुआ। किसने किया? जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया। कैसे आइडिया आया? तो जब वो अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे तब उन्होंने देखा कि उनके और उनके कुत्ते के शरीर पर यह चिपका हुआ था। उसमें क्या होता है? तो उसमें एक हुक जैसी संरचना होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और जॉर्ज मेस्ट्रल का नाम याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग और भी वैज्ञानिकों के विषय में पढ़ेंगे, उन सबके नाम के साथ मिक्स करके दे देता है कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया, वेचेंद्री पॉल ने किया, या फिर किसी अदर का नाम दे देगा। तो हम लोग को याद रखना है। कैसे ठीक है, आइडिया किसने? आया मैडम? डॉगी के साथ गए थे ये मॉर्निंग वॉक करने, तो डॉगी के फर में और उनके कपड़े में ये चिपक गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने घर आके देखा, तो उसको माइक्रोस्कोप से देखा बारीकी से, तो क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे हुक टाइप के हैं। उसको आप रियल में देखी हैं ज्योति जी? हाँ वो मैडम। देखी है ना? तो वो हाँ। देखती है बालों में, फर में, कपड़े में कैसे चिपक जाता है। उसमें उनको जब उन्होंने बहुत ही गौर से देखा तो उसमें क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे हुक आते हैं। तो इसी को देखकर उनके दिमाग में आइडिया आया, इसको बनाने का, वेलक्रो बनाने का आइडिया आया, और इसी से उन्होंने वेलक्रो बनाया। ठीक है, और जॉर्ज मेस्ट्रल हैं कहाँ के? तो वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। कौन से ईयर में? 1948 में। समझ में आया? क्या नाम था वैज्ञानिक का? जॉर्ज मेस्ट्रल। मेस्ट्रल। किसका आविष्कार किया था उन्होंने? वेलक्रो। वेलक्रो का। और कौन से ईयर में? 1948। 1948, 1948। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे और कौन कौन से बीज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किस किस के थ्रू जाते हैं? ठीक है, कौन कौन सी एजेंसी है जिसके थ्रू वो इधर से उधर मूव करते हैं? देखिए दिया हुआ चित्र को देखकर अंदाजा लगाओ कि उनमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। सॉरी, गिलहरी के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से। नारियल का पेड़ देख रहे हैं, समुद्र के किनारे होता है। समुद्र में अगर वो गिर गया तो वो फ्लो होके वन साइड से अदर साइड चला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो हम लोग का दिया हुआ है ना लाइन, उसमें से देखिए, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने बीजों को खुद ही क्या करते हैं? दूर छिटक देते हैं। तो दूर छिटकने वाले पौधे कौन कौन से हैं? जैसे कि सोयाबीन की फलियां, जैसे ही वो सूख जाती हैं, सूखने के बाद जैसे ही वो ब्लास्ट करती है ना, तो बीज जो है जिस एरिया में उसका पौधा है वहां से काफी दूर तक वो छिटक कर जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो छिटक कर बिखरने लगती है और उसकी आवाज भी हमें सुनाई देती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वह पौधे, उस पौधे का नाम बताइए जिसके बीज जो है, जो पौधा खुद ही अपने बीजों को जो है छिटक देता है दूसरे स्थान पर, वह सोयाबीन की फलियां होती है। सूखने के बाद वह मैडम पकती सोयाबीन है। कैसे दिखता है? सोयाबीन कैसे दिखता है? सोयाबीन के बीज देखी हैं आप? नहीं। सोयाबीन का बीज नहीं देखी है? सोयाबीन लाइए,
चना लाइए, मूंग लाइए, बादाम लाइए, रात में सोख कीजिए, सुबह में उसको गुड़ के साथ खाइए। ठीक है, बस दुकान जाइएगा और सोयाबीन का बीज खरीद कर लाइएगा। उसमें भी आप कॉटन का प्लांट देखी है? कॉटन का, रुई का पौधा देखी है? रुई का नहीं मैडम। वो भी नहीं देखी है? उसकी भी मतलब फूल की तरह होता है, जैसे कि हम लोग का कली होता है ना, बट कली की तरह होता है। और जैसे ही वो पक जाता है, ड्राई सूख जाता है, तो वो क्या होगा, फट जाएगा। फटता है ना, तो थोड़ा साउंड भी निकलता है। और उसके अंदर जो सीड होता है, वो प्रेशर से या फिर जो फटने की वजह से वो क्या होता है, उस प्लेस से छिटक कर दूसरी जगह गिर जाता है। उसका उड़ने फूल येलो वाला, होता है। हाँ, उड़ने वाला कुछ और होता है, बीच में एक छोटा सा डॉट रहेगा, चारों तरफ उसके रेसे निकले होते हैं, वो उड़ने वाला बीज है। वो हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है, सोयाबीन, नारियल। देखिए इसके बाद दिया हुआ है, बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक ही जगह पड़े रहने वाला बीज, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में उगने वाला कोई बीज है, वेस्ट बंगाल में ही वो पौधा उग रहा है, कहीं अदर नहीं। अगर बीज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो वो बहुत ज्यादा एरिया में फैलते नहीं और एक ही जगह में बने रहते, दूसरे लोगों को उसका जानकारी ही नहीं होता। ठीक है, एक सूची बनाइए। देखिए आप लोग को बहुत अच्छा एक हम कविता सुनाते हैं, और उस कविता से कितने सारे पोयम से कितना सारा क्वेश्चन आता है वो सुनिएगा। कौन कहां से आए जी, एक कविता है। ठीक है, इसको पढ़िए। बोल रहा है कि बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने तुमने हमें यानी कि इंसानों को शामिल किया है। हम इंसानों की वजह से भी बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। हम लोग आम खाते हैं, गुठलियों को यहाँ वहां फेंक देते हैं, बहुत से ऐसे दूसरी फल को खा के इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे उग जाते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमंस भी उसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं अनजाने में और जानबूझ कर भी। ठीक है, कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाइयों में उपयोग हो, तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद भी नहीं रहता है कि पौधे हमेशा से यही नहीं उगते थे। ठीक है, मतलब वह पौधा जहां उगता था, अब वो उस एरिया में ना उगकर बाकी के दूसरे एरिया में भी वह ग्रो कर रहा है, उग रहा है। तो हम भूल जाते हैं कि ये पौधा वास्तव में कहाँ उगता था और अब कहाँ कहाँ वो उग रहा है। देखिए बोल रहा है कि पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है। मिर्ची हमारे देश का नहीं है। हमारे देश में मिर्ची ग्रो नहीं करता था पहले। यह पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की मिर्ची है जो हमारे देश भारत आई थी। जैसे कि हम ह्यूमंस है, वो खाने की वस्तु है, खाने में टेस्ट लाती है, तो वहां से बीज को लाए अपने यहाँ लगा लिए, हमारे देश में भी मिर्ची होने लगी। ठीक है, आइए एक कविता पढ़ते हैं, उसमें देखिए बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखिए कहानी, एक कविता है, आलू मिर्ची चाय जी। पहले आप लोग पूरी कविता पढ़ लीजिए, इसके बाद इसमें से क्वेश्चन बताते हैं। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहां से आए जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी, नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। रोब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहां से आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। कुछ इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? चलिए बताइए तो, हाँ मैडम। क्या कौन बाहर कहां से से आता है, एक्चुअल में कौन इम्पोर्ट कहां एक्सपोर्ट की होता है। पैदाइश है, और अब पूरे देश में वो जो है फलती है, बताया गया है यहाँ पे। तो दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी,
मिर्ची कहाँ की है? मिर्ची एक्चुअल में दक्षिण अमेरिका की पैदाइश है, ठीक है। इसके बाद किसी का वीडियो म्यूट कीजिए, जिसका भी ऑन है, स्पीकर ऑन है, उसको म्यूट कीजिए आप लोग। तो दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है? दक्षिण अमेरिका से मिर्ची भी आई है, मूंगफली आई है, आलू अमरूद, और साथ में वो लोग टमाटर को भी लेते आए। तो आलू, टमाटर, अमरूद, मूंगफली और मिर्ची, ये सब कहाँ की पैदाइश है? दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। अगला देखिए, बोल रहा है भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी। अफ्रीका का क्या क्या है? भिंडी अफ्रीका से है। भिंडी जो है बहुतों को पसंद है, लेकिन एक्चुअल में है अफ्रीका की पैदाइश है, और कॉफी भी अफ्रीका की है। आगे देखिए, बोला नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आई गोभी मटर। हम लोग आजकल गोभी मटर की सब्जी ठंडी में बहुत बना के खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ की है? यूरोप की। यूरोप की। चाय असम की, बाई जी। चाय कहाँ की है? हमारे देश असम, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है आलू मिर्ची चाय जी। देखिए, चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से चल रही है? चीन से। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। चीन से कहाँ गई वो? अमेरिका गई। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। देखिए, एक्चुअल में पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन बनता है कि सोयाबीन कहाँ की पैदाइश है, तो सोयाबीन चीन की है। चीन से वो कहाँ आई? चीन से वो अमेरिका आई, और अमेरिका से फिर हमारे देश आई, ठीक है। वो डायरेक्ट चीन से हमारे देश नहीं आई। चीन कहाँ है? सोयाबीन चीन की पैदावार है। चीन से वो अमेरिका गई, अमेरिका से फिर घूमते घामते हमारे देश आई, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। इसके बाद जितना सड़ा हुआ सब्जी है वो सब हमारे देश का है। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है सब भाई बहन यह देसी, भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आई जी, ठीक है। तो जितना सड़ा हुआ सब्जी है जो कि बहुतों को पसंद नहीं आता है, जैसे बैंगन है, मूली है, सेम है, करेला है, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, ये सब हमारे देश की पैदाइश है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। पालक ठीक है, लेकिन बैंगन ठीक नहीं है, करेला ठीक नहीं है, सेम ठीक नहीं है। आम है, आम आम। आम, हाँ, हम लोग के देश का आम। चलिए, आया छोटे से कविता में कितना सारा क्वेश्चन बना। चलिए, याद हो गया आप लोगों को। अब एक बार हम फिर से रिकॉल कर दें। हम लोग अभी छठे चैप्टर पे जा रहे हैं, तो 5 चैप्टर तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं एक बार फिर से रिकॉल कर ले। हाँ मैडम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बूंद बूंद दरिया दरिया हम लोग नेक्स्ट डे किसी दिन और पढ़ेंगे। ईवीएस की बुक खत्म हो जाएगी ना, तो हम लोग सीडीपी और ईवीएस दोनों का टेस्ट एक साथ देंगे। चलिए, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़े? अच्छा, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं, बताइए तो। कोबरा, कोबरा, अफाई। नाग। अच्छा, ये एक मिनट, सॉरी नाग मैम, नाग और नाग, करेत और अफाई, और एक दुबोई, क्या था? दुबोइया। दुबोइया, ऊपर ही दुबोइया। रुकिए, हम आते हैं वीडियो। अच्छा, आज कुछ नए कैंडिडेट भी जुड़े हैं क्या? दिव्या, यस मैम। सगुप्ता, दिव्या, बबीता जी आप तो जुड़ती हैं लेकिन रेगुलर नहीं रहती हैं। जिनका स्पीकर ऑन है म्यूट कीजिए। चलिए,
क्वेश्चन पूछे ना? हाँ मैडम। यस मैम। चलिए बताइए, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? हम जिनसे पूछते हैं वही बताइएगा, ठीक है? निधि जी बताइए, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज मेल्टन। जॉर्ज, नाम मेल्टन सही नहीं बोले मैम, नाम एग्जैक्ट याद। तो दीपिका जी, मैम जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्टर कौन से ईयर में 1948। 1948। और कहाँ के रहने वाले थे निधि जी? स्विट्जरलैंड। 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 स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। अच्छा ये राहुल जी, आप बताइए तो, हम लोग के देश में पाए जाने वाले ये जंगली पौधा है, एक तरह का पौधा है जो क्या करता है, जानवरों का शिकार करता है, उसका क्या नाम है? जानवरों का शिकार करने वाला जो पौधा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसका क्या नाम था? दिमाग में नहीं आ रहा है मैम। दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा शुभानु जी आज जुड़े हैं कि नहीं? आज शुभानु जी नहीं जुड़े हैं। नेपेथियन शो। चलिए राकेश जी, राकेश जी बताइए, जानवरों का शिकार करने वाला जो पौधा है उसका क्या नाम है? मैम एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन भुला गया मैम। भुला जा रहे हैं। चलिए अजय जी आप बताइए। नेपेथिन्स मैम। नेफ्थीन्स। अच्छा ये हमारे देश तथा और किस किस देशों में यह पाया जाता है? हमारे देश के किस जगह पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मेघालय में। भारत के मेघालय में पाया जाता है। चलिए गायत्री जी आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, काला हांडी कहाँ है? ओडिशा में मैम। काला हांडी उड़ीसा में। और यहाँ सबसे ज्यादा किसकी पैदावार होती है? चावल की मैम। चावल की पैदावार होती है। ज्योति जी हाँ मैडम। आपके लिए क्वेश्चन है, मामरिदी टांडा किसको कहते हैं? क्या मैडम? मामरिद इसको तो हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं। मामरिदी टांड्रा किसको कहते हैं? ये हार्ड है, ये हम नहीं पढ़े। आप नहीं पढ़ी? अमावट को मैम। हाँ हम पापड़ वो तो अमावट को आम कहते पापड़ हैं। बोलते हैं ना। हाँ पापड़ तो मैम। उसका मामरिदी टांड्रा ही उसका नाम दिया जाएगा, ठीक है? समझ में आया? पूजा जी आप बताइए तो, जो हम लोग का नेफेथिन्स जो पौधा होता है वह जो है चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और जो है कुछ बड़े जीव जंतुओं का भी शिकार करता है ना? पूजा जी। यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम, आप मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है? और यह एक प्रकार की जो है, एक प्रकार का साउंड निकालता है जिसके साउंड को सुनकर, ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो क्या होते हैं, आकर्षित होकर इसके पास आ जाते हैं। पूजा जी गंध निकालता है मैम। यह एक प्रकार का साउंड निकालता है जिससे आकर्षित होकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं इसके पास आ जाते हैं और इसकी जाल में फंस जाते हैं। मैम सुगंध निकालता है ना? यह एक प्रकार स्मेल। का गंध निकालता है जिससे कीड़े गंध, मकोड़े हाँ। आकर्षित होकर इसके पास आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा कर देता है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे ही घुमा कर देता है, आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। इसमें दीपिका, ये दीपिका कुमारी डबल टाइम जुड़ी हुई है आप कि एक? नहीं मैम, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। नहीं तो दीपिका के नाम से 2 लोग जुड़े हुए हैं ना? मैम हाँ, दो एक दीपिका दीपिका है है। इसमें। 10 रोल नंबर, एक है 26 रोल नंबर। अच्छा आप लोग सब एक दूसरे को जानते हैं? मैम सब क्लासमेट्स हैं। अच्छा ठीक है।
चलिए क्लासमेट्स है तो हम कोई एक दीपिका जी बताएंगी, हम इसके बाद दीपिका 1 दीपिका 2 नाम रख देंगे। बताइए तो मिर्ची जो है कहाँ की पैदाइश है? मिर्ची कहाँ की पैदाइश है? साउथ क्या मैडम? मिर्ची, बिना मिर्च का हम लोग का खाना नहीं दक्षिण बनता है। अफ्रीका दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका मैम, दक्षिण दक्षिण अमेरिका। नहीं, अमेरिका, हाँ दक्षिण अमेरिका। अच्छा इसके बाद बताइए टमाटर कहाँ से आया है? बिना टमाटर के हम लोग का सब्जी नहीं बनता है। मैम वो भी वहीं से दक्षिण मैम, दक्षिण अमेरिका। वहीं से। अच्छा ये बताइए तो सोयाबीन जो है हमारे देश कहाँ से आई है? अमेरिका। चाइना। अमेरिका से मैम। अमेरिका और अमेरिका। सोयाबीन है कहाँ की पैदावार? चीन, चाइना। चीन की। चीन की। अच्छा बैंगन मूली सेम करेला ये कहाँ की है? इंडिया। भारत। इंडिया। इंडिया। इंडिया का मैम, भारत। इंडिया की है। भिंडी, इंडिया। भिंडी इंडिया के नहीं है मैम। अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका। भिंडी अफ्रीका। अफ्रीका। कॉफी, अफ्रीका। अफ्रीका। कॉफी अफ्रीका। ठीक है। अच्छा मूंगफली आलू और अमरूद कहाँ की है? अफ्रीका मैम। दक्षिण अमेरिका मैम। दक्षिण अमेरिका मैम। दक्षिण अमेरिका। मूंगफली आलू अमरूद मिर्ची और टमाटर टमाटर। ये सब दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है। यस मैम। अच्छा ये क्या नाम है दूसरी वाली दीपिका जी, आप बताइए गोभी मटर कहाँ से आई है? भारत की। अफ्रीका की। गोभी गोभी मटर भारत से आई है। यूरोप से मैम। सेकंड टाइम पढ़ रही हो। गोभी मटर यूरोप। यूरोप। यूरोप मैम। से आई हुई है। ठीक है। अच्छा वेलक्रो से कैसी साउंड निकलती है बताइए तो? कहाँ से मैडम? वेलक्रो से किस प्रकार की साउंड निकलती है? चरचर की। वही चरचर वाला। वही चरचर वाला। अच्छा ठीक है। चलिए इसमें कौन रह गए हैं? बबीता जी देखिए हम अपना ही नाम पुकार रहे हैं। चलिए बबीता जी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको जवाब दीजिएगा। हमारे पेट में जो पाचक रस होता है उसको क्या कहते हैं बबीता जी? बबीता जी हमारे पेट में जो पाचक रस होता है उसको क्या कहते हैं? एसिड, अम्ल। क्या कहते हैं? एसिड, अम्ल। अच्छा किसी भोजन को हम लोग मुख में रखने से तुरंत पहचान लेते हैं, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे हम लोग उसको जल्दी नहीं पहचान पाएंगे? मैम जब पीस उसको के पीस पीस। कर हम लोग देते हैं। पीस कर देते हैं तो जल्दी नहीं पहचान पाते हैं। संध्या जी सांप के काटने से जो दवा बनाई जाती है वो दवा किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से मैम, सीरम केचप। सांप के जहर से ही सांप की दवा बनाई जाती है। उस दवा को क्या कहेंगे हम लोग? सीरम। सीरम। सीरम कहेंगे। अच्छा बताइए तो ये हम लोग के जो सपेरे होते हैं, ठीक है, ये सपेरे जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखते हैं, बीन तुम्बा खंजरी ढोल, ये सब किससे बने होते हैं? सूखी हुई लौकी। सूखे घोल को छोड़ के सारा सूखी हुई लकड़ी से बने होते हैं। लकड़ी। लौकी कद्दू। सूखा हुआ लौकी, गलती से बोल दी। सूखी लौकी से। ढोल को छोड़कर बाकी सभी चीजें सूखी हुई लौकी से बनाई जाती है। ठीक है। अच्छा अंकिता जी आप कल भी जुड़ी थी ना? सैटरडे को भी जुड़ी थी ना? यस मैम। इससे पहले वाला चैप्टर्स भी आप पढ़ी हैं? मैम लास्ट में जुड़े थे। अच्छा ठीक है, चलिए आज वाला पढ़ाया हुआ आपसे पूछ रहे हैं। बताइए ये जो नाग गुम्फा होता है ये कौन कौन से राज्यों में इसकी डिजाइन हमें देखने को मिलती है? मैम इसके बाद जुड़े थे, ये नहीं पढ़ पाए।
अच्छा, आप अंकिता जी हैं। अंकित जी, नाग गुम्फा किस किस राज्यों में देखने को मिलता है? ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं याद है। प्रवीण जी, शायद किनको याद? गुजरात, राजस्थान। हाँ, मैम सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में। थोड़ा बता दीजिए ना मैडम, ये क्या है? नाग गुफा एक तरह का डिजाइन है। ज्योति जी, आप नहीं जुड़ी थी क्या? एक तरह का डिजाइन है। यह डिजाइन जो है हम लोगों को ज्यादातर जो है कपड़े में औरतें जो है इसका वर्क करती हैं, कपड़े में डिजाइन बनाती हैं, दीवारों पर या अल्पना के रूप में जमीन पर इसका डिजाइन बनाया जाता है। और ज्यादातर ये डिजाइन कहाँ फेमस है? हम लोग का सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में ये डिजाइन हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए राहुल जी, क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा। तो आंसर इसका है हम लोग का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? सब पढ़ाए हैं, बिना पढ़ाया हुआ नहीं पूछ रहे हैं। राजस्थान। बताओ ज्योति। नहीं याद है उनका। मैडम हम हाँ, नहीं, एक और ज्योति यहाँ बैठी हुई है, बताइए। उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। और घाना? गुजरात। घाना गुजरात। चलिए, कौन है? सुदीप्ता जी, आपके लिए क्वेश्चन है। स्लॉथ जो है वह अपने जीवन का 40 वर्ष कहाँ बिताता है और किस अवस्था में बिताता है? मैम पेड़ में और उल्टा लटका हुआ रहता है। पेड़ में और उल्टा लटका हुआ रहता है। और इसकी क्या क्या विशेषता है, पूरा बताइए। मैम ये जीवन मतलब इसका 40 साल का रहता है, तो ये 8 पेड़ पर ही मतलब अपना जीवन व्यतीत करता है और सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए उतरता है और सप्ताह में 18 घंटे सोता है। और 18 घंटे सोता है। और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, ये सगुफा नाम की जो जुड़ी हैं, आप आज जुड़ी है ना? यस मैम, फर्स्ट डे। अच्छा, आपको तो नहीं याद होगा। अजय जी, आपको याद होगा, बताइए। छिपकलियां ठंडे में, छिपकली जो है ठंडी में कितना घंटा सोती है? नो मैम, नहीं जान रहे। 4 महीने में 24 घंटा घंटे मैम। मैम। 24 घंटा मैम। 24 घंटा सोती हैं। ठीक है, सुनामी कौन से साल आई थी? 2004 में मैम। 2004। 2004 में आई थी। और कहाँ आई थी सुनामी? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी आई थी। ठीक है, अच्छा, एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए, जिनसे पूछेंगे, ये पहले का है, जो अभी जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। निधि जी बताइए, एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए जो मनुष्यों की तरह देखते हैं, ह्यूमंस की तरह, जिनका देखने का। मैम सैटरडे को ज्वाइन नहीं किए थे। हमको लगा आप आंसर दे रही हैं। हाउल। कौन है? हाउल। उल्लू मैम। मैम आउल। उल्लू। उल्लू मनुष्यों की तरह देखते हैं। और ज्यादातर पक्षियों की आंखें कैसी होती, कहाँ होती हैं? के दोनों तरफ मैम साइड। दोनों साइड। उनके दोनों साइड होती हैं। पक्षियां अपना सिर बहुत ज्यादा क्यों घुमाती हैं? क्योंकि उन लोग दोनों का साइड पुतली देखते घूमता नहीं है। हाँ, वस्तुओं को देखने के दोनों लिए। साइड। घूमता नहीं है, उन लोग का आँख का पुतली घूमता नहीं है। क्योंकि उनके आंख की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, इसीलिए वो अपने सिर को ज्यादा क्या करती हैं? घुमाती हैं। समझ में आया? जब पक्षियां दो डायरेक्शन में, दो अलग अलग डायरेक्शंस में जब कुछ वस्तुएं होती है, तो क्या वो दोनों वस्तुओं को देखने में सक्षम होती हैं पक्षियां? यस मैम। यस मैम, दायरा बढ़ Yes, जाता है उसका। उनके देखने का। देखने का दायरा बढ़ जाता है। लेकिन जब एक ही वस्तु पर उनकी दोनों निगाहें होती हैं, तो उनका तो क्या होता है फिर? दूरी दूरी पता कर लेती है कितना है। तो उनका डिस्टेंस वो पता कर लेती हैं कि कितना जो है डिस्टेंस
है। ठीक है, चलिए पूजा जी आपके लिए क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे एक पढ़े थे, सुशीला नाम की एक लेडी के बारे में पढ़े थे। सुशीला की भी अपनी बच्ची है और उसकी बहन की भी अपनी एक बच्ची है, उसी उम्र की है। जब दोनों ही एक साथ पट्टी कर दी, तो अपने बच्चे का पट्टी साफ करने में तो उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन जब अपने बहन के बच्चे का पट्टी साफ करने जाती है तो झट से दुपट्टे से अपने नाक मुंह को ढक लेती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम उसको वो गंदा समझती है, उनके मन में वो गंदा का मतलब आ जाता है कि वो दूसरे का है। क्योंकि हम क्या उस तरह करते से हैं, उस माइंड चीज सेट कर को लेती गंदा है। समझते हैं, इसीलिए हमको वो गंदा लगता है। ठीक है, अच्छा चींटियां जो है एक सिरे से एक लाइन में ही चलती हैं, और बाई चांस अगर वह अपना ग्रुप छोड़ दे तो वो कैसे समझ जाती है कि उनका ग्रुप के बाकी जो मेंबर हैं वो कहाँ हैं और कैसे हैं? एक खास तरह का सुगंध खास गंध छोड़ती हैं। छोड़ के चलती एक खास तरह का गंध छोड़ती है जमीन पर, जिससे वह अपने ग्रुप में पहुंच जाती हैं। ठीक है, शेर के मूंछ का क्या क्या काम है? अच्छा इसको छोड़िए, शेर के मूंछ का क्या क्या काम है, आप लोग ये बताइए कि रात में जागने वाले जो पक्षी होते हैं उनको कौन कौन सा कलर दिखता है? मैम ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। और दिन में जागने वाले पक्षी? वो लोग ज्यादातर कलर ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज। नहीं, उनको कोई नाम, कलर्स का नाम नहीं देना है, वो कुछ रंगों को देख पाती हैं। ठीक है, आप पर्टिकुलर कलर्स का नाम नहीं लीजिएगा, कुछ रंगों को देख पाती हैं बस। दिन में जागने वाले पक्षी कुछ रंगों को देख पाती हैं, लेकिन रात में जागने वाले पक्षी जो होते हैं वह केवल ब्लैक एंड व्हाइट, उनको हर चीज नजर आता है। समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी का हम लोग अब, अच्छा बताइए शेर के मूंछ का क्या क्या काम है, राहुल जी बताइए। वो मैम अगर कुछ वैसा आता है भयंकर वाली अपने चीज, या फिर मतलब हवा की दिशाओं को पता करता है। हवा की दिशाओं को पकड़ लेते हैं। हवा में अपने शिकार का सही डायरेक्शंस उसको पता चल जाता है। यस ठीक है, मैम। हवा में हुए कंपन, पत्तों के कंपन को, या फिर शिकार है झाड़ी में उससे कंपन हो रहा है, कैसे कंपन हो रहा है इस चीज को जान जाता है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं। हम लोग के पास बुक पहुंच जाएगा, ईवीएस की बुक पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ओके। क्योंकि आगे और पढ़ेंगे तो फिर पीछे भूलते जाएंगे। मैडम आप जो बोल पढ़ा रही हैं वही समझ में आ रहा है। आपको सब समझ में आएगा ज्योति जी, आप पढ़िए तो उसको। हम केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम छोड़ दिए हैं, क्या पता वो इंपॉर्टेंट हो। आपको हर एक लाइन पढ़ना है ईवीएस का, बुक आपके पास पहुंच जाएगा, हर एक लाइन पढ़िएगा। आप लोग को बुक के लिए हम डेली जाते हैं और एक एक बंडल बुक उठा के लाते हैं। ठीक है, बुक पहुंच जाएगा आपके पास, आप लोग को एक एक लाइन पढ़ना है। और हम आप लोग को पढ़ाएंगे और बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, और साथ में जब तीनों बुक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो हम टेस्ट भी लेंगे। ये आप लोग जो है ना बार बार इसको टेस्ट दीजिएगा, और ऐसे बार बार क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना तो अपने आप इसको कुछ याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लेना है। बार बार टेस्ट दीजिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो वो खुद ही आप लोग को याद हो जाएगा, कोई इसमें मेहनत नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे फिर ऑफ करते हैं। कल आप लोग का सोशलाइजेशन वाला चला जाएगा, कल हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे, सीडीपी का सोशलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।